Hi everyone, this is Naren Sirswa along with Udan and welcome to Delhi News Analysis. I hope everyone is safe and working very hard. So आज का समाचार स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से 13वें वेबिनार का आयोजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर थर्ड। सब्जेक्ट इज़ वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण। फॉर प्रीलिम्स देखो अपना देश वेबिनार के 13वें सत्र का आरंभ। फॉर मेंस गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व। आइए देखिए चर्चा में क्यों है। तो आपको ध्यान रखना है पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को आयोजित किए गए देखो अपना देश वेबिनार के 13वें सत्र में राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्यजीव जोखिमों सफारी अनुभवों की प्रस्तुति और आभासी यात्राओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स है जो भी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़। इसके अलावा देखो अपना देश योजना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इस योजना से होने वाले लाभ ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। यात्रियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक साल में कम से कम 15 पर्यटन स्थल घूमने अनिवार्य होंगे और यह योजना केवल 2022 तक ही केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है और इसके लिए आप अपनी यात्रा की आरंभ या अंत 1 वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह यात्रा 1 साल के अंदर ही समाप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, उसके बाद 1 साल में घूमे गए 15 जो पर्यटन स्थल है उनकी फ़ोटोग्राफ को वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी आपको। और हालांकि यह खर्च मॉनेटरी लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अपनी इकोनॉमी में सुधार आएगा। नेक्स्ट चीज़, सरिस्का टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और ये घिरा हुआ किससे, प्राचीन मंदिरों के खंडहरों से। ओके, और थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करके इससे पूछ सकते हैं आपसे, तो ये ध्यान में रखना। आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी निखुम्बा राजवंश द्वारा निर्मित 3500 खड़ी सीढ़ियों वाली बहु बावड़ी है जो दुनिया के सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। इसके अलावा अलवर हेरिटेज इमारतों, किलों, कब्रों और महलों से सजा हुआ शहर है। कुछ महत्वपूर्ण नज़ारे जिन्हें देखना नहीं भूलना चाहिए वे हैं बाला किला, विजय मंदिर, झील महल, फतेह जंग की गुंबद, मोती डूंगरी एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है जो बाघ वाले राज्यों, बाघ अभयारण्यों में बाघों का संरक्षण करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ डेटा की। बाघों की गणना की गई 2018 में बाघों की नवीनतम अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार भारत के जंगल में अभी बाघों की संख्या कितनी है? 2967, जिनमें से आधे से ज़्यादा एमपी और कर्नाटक में है। 2014 में की गई पिछली जनगणना के बाद बाघों की जनसंख्या में 33% की वृद्धि हुई है। उस समय की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2226। अच्छे प्रबंधन, संरक्षण और मुख्य क्षेत्रों को अक्षत बनाने के लिए मानव निवास के स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के माध्यम से टाइगर रिजर्व की आबादी के स्रोत मूल्यों को बनाए रखना भारत में बाघों की स्थिति में निरंतर सुधार लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। सरिस्का पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है और इस समय रिजर्व में लगभग 20 बाघ है। पर्यटन मंत्रालय की वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और बढ़ावा देना
जिसमें कम जानकारी वाले गंतव्यों और लोकप्रिय गंतव्यों के बारे में कम जानकारी वाले पहलू भी शामिल हैं। जो इन वेबिनारों को नहीं देख पाए उनके लिए ये वेबसाइट उपलब्ध है, वहाँ जाके कृपया देखिएगा। और इसके अलावा भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर भी उपलब्ध है। नेक्स्ट इज प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत फिर से 2 पायदान नीचे पहुंच गया है। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर सेकेंड। सब्जेक्ट आ जाता है आपका मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता। फॉर प्रीलिम्स प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एटसेट्रा। फॉर मेंस रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पे है? 142। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए चर्चा में क्यों है, तो भारत एक तो 2 पायदान नीचे आ गया है, इसके अलावा 180 कंट्रीज़ की लिस्ट में भारत कौन सी रैंक पे है? 142। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो अपने प्रेस का क्या हाल है यहाँ पे। इसके अलावा फैक्ट्स की बात करें तो पेरिस स्थित रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स RSF यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार साल 2019 में भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले सामने आए थे। ऐसे में भारत में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति में सुधार नज़र आता है। रिपोर्ट ने 2 पायदान की गिरावट का कारण हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का मीडिया पर बनाया गया दबाव बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन पत्रकारों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से घृणा फैलाई जा रही है जिन्होंने कुछ ऐसा लिखा या बोला जो हिंदुत्व समर्थकों को नागवार गुजरा। आमतौर पर दक्षिण एशिया इस सूचकांक में बुरे स्तर पर ही रहा है। एक और जहां भारत 2 पायदान खिसककर 142वें स्थान पर पहुंच गया है, वहीं पाकिस्तान 3 पायदान नीचे पहुंच गया है और 145वें स्थान पर 145वें स्थान पर आ गया है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को भी 1 स्थान का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश इस सूची में कौन से स्थान पे है? 151वें पे। और इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है। ओके, और ये लगातार चौथा साल है जब नॉर्वे इस सूची में पहले स्थान पर है। और चीन की हालात भी कम नहीं है, 157वें स्थान पर है। वहीं 180वें स्थान पर कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। ओके, और भारत समेत प्रमुख देशों का चढ़ता उतरता ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो आप 2013 से लेके 2020 तक। नेक्स्ट चीज़ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी किया जाता है। RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2000 में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश एवं क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट इज RSF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसके अलावा RSF के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय पूछे तो आपसे कहाँ बताना है? पेरिस में। लोकतंत्र में बात करें प्रेस की स्वतंत्रता की तो ये आप देख लीजिए।
इसके बाद आता है प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन और सरकार के लिए जांच संतुलन का काम करे। यह वह प्रेस है जो अपनी आवाज़ सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ उठाता है। यह प्रेस भी है जो घटनाओं, तथ्यों और सूचनाओं को इकट्ठा करता है, वितरित करता है, जो किसी देश के लोगों की ध्वनि निर्णय लेने की अनुमति देता है। यदि प्रेस पर कोई दबाव डाला जाता है तो ऐसे समय में प्रेस से आने वाली जानकारी संदिग्ध हो जाती है। इससे भी बुरी बात क्या है कि यह प्रेस को समाचार की रिपोर्ट करने या उन राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ओके, तो ये आपके लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स देख लेना आप। नेक्स्ट इज सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी आपके मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर में 20वीं और 21वीं सदी में की गई रिपोर्टिंग की तुलना में कहीं भी इसे बेहतर नहीं देखा जा सकता है। यह रिपोर्टिंग में व्यावसायिकता के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने में भी मदद करता है और सच्चाई, सटीकता और सूचना के मामले में गुणवत्ता के उच्च मानकों पर जोर देता है। इसके अलावा इसके नुकसान भी है। प्रेस और न्यायपालिका की भूमिकाएं। प्रेस और न्यायपालिका की क्या क्या भूमिकाएं हैं? यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह उन समाचारों और तथ्यों को सामने लाए जो जनमत को आकार देंगे और किसी देश के नागरिकों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। न्यायपालिका की भूमिका उन अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए मीडिया और न्यायपालिका दोनों को किसी भी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र होना चाहिए जो जानकारी या कानूनी निर्णयों को कम करने का प्रयास करता है। हालांकि इन दोनों संस्थाओं की भूमिकाएं यही समाप्त नहीं होती। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। उसी समय प्रेस तथ्यों और घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है जो न्यायपालिका को निष्पक्ष कानूनी निर्णय लेने में मदद करता है। दो प्रणालियां एक दूसरे के लिए जांच संतुलन का कार्य करती है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है। यह न्यायपालिका पर निर्भर करता है कि इस अधिकार को अस्वीकार किया जा रहा है और कब यह इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर मीडिया को यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका पारदर्शी और प्रभावी तरीके से न्याय का वितरण करे। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो लोग एक विशेष विचारधारा का समर्थन करते हैं वे अब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सभी विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके विचार से मेल नहीं खाती। इसके अतिरिक्त देश में उन सभी पत्रकारों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जो सरकार और राष्ट्र के बीच अंतर को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। प्रेस या मीडिया सरकार और आम नागरिकों के मध्य संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मीडिया नागरिकों को सार्वजनिक विषयों के संदर्भ में सूचित करता है। सभी स्तरों पर सरकार के कार्यों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बात करें चार प्रमुख पिलर्स की तो चार स्तंभ है जो एक कार्यशील लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। क्या क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। इनमें से बाद के दो लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों के हाथों में बने रहने के लिए प्रत्येक को दूसरे की रक्षा करनी चाहिए और सुदृढ़ करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि प्रेस को अत्यधिक सेंसरशिप के बिना सूचना के प्रसार और राय व्यक्त करने का अधिकार है। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में इस अधिकार पर तेज़ी से अंकुश लगाया गया है। प्रेस का उत्पीड़न एक खतरनाक प्रवृत्ति है क्योंकि यह सरकार और उसकी गतिविधियों पर उचित जांच और संतुलन के लिए अनुमति नहीं देता है। भारतीय लोगों को यह याद रखने की ज़रूरत है कि
एक मजबूत लोकतंत्र के लिए उन्हें एक मजबूत और मुक्त प्रेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ इज राज्यों की खरीद गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु ट्राइफेड ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड जीएस के पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका है जनजातियों के विकास हेतु वनोपज को बढ़ावा। फॉर प्रीलिम्स ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड। फॉर मेंस ट्राइफेड ई संपर्क सेतु वन धन केंद्र योजना। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से कोविड-19 के कारण पैदा हुई परिस्थितियों और लघु वन उत्पाद एमएफपी इकट्ठा करके पीक सीजन आने के मद्देनज़र सभी राज्यों को आदिवासियों को समर्थन देने के लिए एमएफपी के लिए खरीद परिचालन में तेज़ी लाने का परामर्श दिया है। इधर देखिए, वन धन योजना जीवन स्तर में सुधार के जरिए जनजाति समुदायों का सशक्तिकरण। देखिए फैक्ट्स यहाँ, राज्यों के लघु वन उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 10 राज्यों में परिचालन शुरू भी हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अभी तक कुल 20.30 करोड़ रुपए की खरीद भी हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई मुश्किल हालात को देखते हुए जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को 49 उत्पादों के एमएसपी में संशोधन की घोषणा के बाद एमएफपी के लिए एक इस बोर्ड की स्थापना की है जिससे तेज़ी मिली है। ओके, और इससे वन धन को केंद्रित किया गया है। लघु वन उत्पाद की खरीद के लिए राज्य स्तर पर गतिविधियों को की सूचना के लिए दिए जाने को एक ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिसे ट्राइफेड ई संपर्क सेतु के तहत एक वन मोनिट डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा 10 लाख गांवों, जिलों और राज्य स्तर के भागीदारों, एजेंसियों तथा एसएचजी को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। ट्राइफेड ई संपर्क सेतु क्या है? राज्यों ने हाट बाजारों में एमएफपी की खरीद के लिए वन धन केंद्रों को उनका प्राथमिक खरीद एजेंट नियुक्त कर दिया है। वन धन केंद्रों 1.11 करोड़ रुपए मूल्य के 31.35 टन एमएफपी की खरीद की है। प्रधानमंत्री वन धन कार्यक्रम के अंतर्गत 3.6 करोड़ जनजातीय लाभार्थियों को उद्यम की राह पर ले जाने के लिए 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 1126 वीडीवीके को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट इज वन धन केंद्र योजना से लाभ क्या क्या मिलेंगे। इस योजना के तहत देश के पर्याप्त जनजातीय जनसंख्या वाले 22 राज्यों में लागू है। इससे देश में लगभग 1.1 करोड़ जनजातीय परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने वन धन विकास योजना को वित्त वर्ष 2018-19 में शुरू किया था, जिसको अब आगे बढ़ाकर 2020 में 3000 वन धन केंद्रों की स्थापना करने जा रही है। इस सरकारी योजना को प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 को संविधान के निर्माता श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर लॉन्च किया था और ये पूरे देश में 30,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करेगा, जिसका मुख्य फोकस रहेगा वन संपदा का विकास करना और देश में लकड़ी के उत्पादों को बनाने के लिए पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने का काम करेगी। इसके अलावा वन धन विकास योजना के पहले चरण में सरकार 115 आकांक्षात्मक ज़िलों में काम शुरू करेगी और बाद में इसे सभी जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट इज संस्थागत सहयोग की आवश्यकता। जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग की योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य घटक और मूल्य वर्धन घटक की सुविधा है।
इसका उद्देश्य आदिवासी ग्राहकों की आय बढ़ाना, उनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। एमएफपी उत्पादों के लिए संशोधित मूल्य इस प्रकार है। इमली की बात करें तो वर्तमान एमएसपी क्या है और संशोधित एमएसपी क्या है। 31 था, 36 हो गया। जंगली शहद की बात करें 195, 225 हो गया। गम कराया की बात करें 98, 114। इन शॉर्ट बात इतनी सी है, संशोधित एमएसपी इंक्रीज़ हुआ है 2 रुपये, 3 रुपये, और अकॉर्डिंग टू वन का जो उत्पाद है उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो इससे जनजातियों को फ़ायदा मिलने वाला है। और उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? 50। ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मूल्य में सबसे ज़्यादा बदलाव गिलोय, महुआ के फलों, हिलग्रास और लाख, रंगीनी और कुसुमी में किया गया है, जबकि साल के बीज, बहेदा और हरड़ में कोई बदलाव नहीं किया गया। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। आदिवासी संग्राहकों के लिए उच्च परिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 मई 2020 को एमएफपी के लिए एमएसपी की संशोधित मूल्य सूची जारी की है। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में आदिवासी संग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएफपी मूल्य निर्धारण इकाई और बड़े एमएफपी संपन्न राज्यों से विचार विमर्श के बाद ऐसा किया गया था। कोविड-19 से उनकी आजीविका पर खासा असर पड़ा है। संशोधित मूल्यों से आदिवासी संग्राहकों को बहुप्रतीक्षित समर्थन मिलेगा और राज्यों में एमएफपी खरीद कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, और फॉर द डे, आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए UDAANACADEMYJAIPUR और डाउनलोड कीजिए उस ऐप को, और आपको वहाँ पे फर्दर स्टडी मटेरियल मिलेगा और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको, वो लगाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।